नमस्कार दोस्तों। आज हम इस लेक्चर में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी के पादप आकारिकी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को यहाँ वीडियो में सॉल्व करेंगे। बायोलॉजी के ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है। प्लांट एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी चैप्टर का नाम है। अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। अरीय संवहन बंडल, अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द वास्कुलर बंडल, अंग्रेजी में कहें तो रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द वास्कुलर बंडल इज फाउंड इन। तो संवहन पुल का अरीय व्यवस्थापन किसमें देखा जाता है? अरीय व्यवस्थापन क्या होता है बच्चों? कि किसी भी अनुप्रस्थ काट में, किसी तने के अनुप्रस्थ काट में देखने पर एक त्रिज्या पर जाइलम का पाया जाना और उसके बाजू वाली त्रिज्या पर फ्लोएम का पाया जाना। अगर आप चित्र को ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये लाल वाला हिस्सा जाइलम है और ये ब्लू वाला हिस्सा फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम का अलग अलग त्रिज्याओं पर उपस्थित होना, इस व्यवस्था को हम अरीय संवहन बंडल कहते हैं। और अरीय संवहन बंडल जो है ये जड़ों में देखे जाते हैं, जैसा कि यहाँ रूट हिंदी में कहे तो मूल लिखा हुआ है। तो अरीय संवहन मंडल जड़ में देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिर्फ पोषवाह में होता है, ओनली फ्लोएम कंटेंट्स। मतलब हमको जो चार उत्तर दिए हैं उनमें से कौन सी व्यवस्था केवल फ्लोएम में देखी जाती है, बाकी किसी जगह नहीं देखी जाती है? तो अगर आप फ्लोएम के चित्र को ध्यान से देख रहे हैं तो फ्लोएम के अंदर आपको सीव ट्यूब एलिमेंट मिलेंगे, कंपेनियन सेल मिलेगी, हिंदी में कहें तो चालनी नलिका और सखी कोशिका दोनों मिलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है अंग्रेजी से हिंदी बनाने में, सीव ट्यूब तो चालनी निकाय की जगह होना चाहिए चालनी नलिका। व्यापम ये मिस्टेक करता है बेटा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में हर बार अंग्रेजी से हिंदी में मिस्टेक होती है। कंपेनियन सेल का हिंदी मतलब है सहायक कोशिका या सहचर कोशिका या सखी कोशिका भी बोलते हैं। तो ये केवल और केवल किसका लक्षण है? फ्लोएम का। तो फ्लोएम में चालनी कोशिका भी होती है, चालनी सहचर कोशिका भी होती है। अगला है कौन सा एक रंभ का हिस्सा है? रंभ एक शुद्ध हिंदी में अलग ही नाम है, अंग्रेजी में थोड़ा जल्दी समझ में आता है, स्टील। तो अगर हम किसी तने को अनुप्रस्थ काट लगाकर देखें तो हमको तने के बीचों बीच में स्टेम के सेंट्रल पार्ट में ऐसा एक सॉलिड सिलेंडर दिखता है। तने के केंद्रीय भाग में एक सिलेंडर दिखता है। इस सिलेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टील। ठीक है। तो सेंट्रली एक स्टील होता है, स्टील के बाहर के हिस्से को कॉर्टेक्स बोलते हैं और उसके बाहर के हिस्से को एपिडर्मिस। तो हमने द्विबीजपत्री तने में पढ़ा बेटा, द्विबीजपत्री तना, अंग्रेजी में डाइकोट स्टेम। द्विबीजपत्री तना अंग्रेजी में कहें बेटा तो डाइकोट स्टेम में हमने पढ़ा है कि इसके स्टेम को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, बीच वाला कॉर्टेक्स और सबसे अंदर वाला स्टील। तो स्टील किसका हिस्सा है? विच वन इज द पार्ट ऑफ स्टील? स्टील का भाग है, निम्न में से कौन स्टील का भाग है? तो जवाब आएगा बेटा पेरीसाइकिल। ठीक है। स्टील के अंदर का ही एक हिस्सा होता है पेरीसाइकिल। अलग अलग परतों का अगर अपन पढ़ें तो स्टील में भीतर की तरफ एक भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीसाइकिल। ठीक है। यहाँ आपको पेरीसाइकिल क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। तो ये जो भाग है ये पेरीसाइकिल है। फिर पेरीसाइकिल के बाद अंदर संवहन मंडल मतलब जाइलम फ्लोएम आ जाते हैं। तो स्टील की सबसे बाहरी परत को हम पेरीसाइकिल बोलते हैं। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, स्टील, स्टील की सबसे बाहरी लेयर का नाम पेरीसाइकिल, हिंदी में परिरंभ। बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस त्वचा में क्या पाया जाता है? अंग्रेजी में पढ़ें तो और क्लियर है, एंडोडर्मिस। विच इज फाउंड इन एंडोडर्मिस। ठीक है।
एंडोडर्मिस में क्या पाया जाता है? तो अगर ध्यान दे तो एंडोडर्मिस के अंदर हमको, ये आपको तना काट के दिखाया गया। मैं इस प्रकार अगर तने को काटता हूं तो मुझे एंडोडर्मिस दिखती है। अगर मैं जड़ काटता हूं तो उसमें भी मुझे एंडोडर्मिस दिखती है। तो उस एंडोडर्मिस में, ये आप देख पा रहे हो अगर ध्यान से, तो ये जो लेयर है बेटा ये एंडोडर्मिस है। ठीक है, इस एंडोडर्मिस के ऊपर आपको कुछ स्पेशल डिजाइन मिलेगी, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, ये इपीडर्मिस है, उसके बाद ये कॉर्टेक्स है और ये एंडोडर्मिस है। और इस एंडोडर्मिस के भीतर यहाँ दिखाई गई है बेटा, मैंने पहले लेक्चर में ये इपीडर्मिस बोला, तो ये इपीडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के भीतर आपको देखिए पट्टियां दिखाई दे रही है। 3D में बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। यहां से एक सेल निकाल के दिखाई जा रही है, उस सेल में चारों तरफ आपको ऐसी पट्टियां दिख रही है। इन पट्टियों को हम लोग कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। तो कोशिका के चारों तरफ, जैसे हम किसी बॉक्स को पैक करते हैं तो नायलॉन की 2 पट्टी लगा देते हैं, एक ऐसी और एक ऐसी, तो कार्टून पैक हो जाता है। इसी तरह से सेल में भी ऐसी पट्टी पाई जाती है, उस पट्टी को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन पट्टी। यह एंडोडर्मिस का विशेष लक्षण है। ये हमने जब एंडोडर्मिस पढ़ी थी तो वहाँ डिटेल में पढ़ा था। कैम्बियम जिम्मेदार है, कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो कैम्बियम होता क्या है, डायग्राम में क्लियर कट दिखाई दे रहा है आपको। डायग्राम में सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स, उसके अंदर प्राथमिक फ्लोएम। अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो प्राथमिक फ्लोएम के भी ठीक अंदर की तरफ यहाँ आपको एक पट्टी दिख रही है बेटा, यही कैम्बियम है। ये कैम्बियम जब वृद्धि करेगा तो अपने बाहर की तरफ नया फ्लोएम और अंदर की तरफ नया जाइलम बनाएगा। तो नया फ्लोएम और नया जाइलम बनाने की इस क्रिया को हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। और द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन है? कैम्बियम। द सेकेंडरी ग्रोथ, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इज कैम्बियम, ये हमने पढ़ा था। और कैम्बियम भी 2 तरह के पढ़े थे, वास्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। तो तने में द्वितीयक वृद्धि किसके कारण होती है? जड़ों में द्वितीयक वृद्धि किसके कारण होती? कैम्बियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ आपको डायग्राम में बताया है। ये डायग्राम मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था, ये वाला डायग्राम थ्योरी पढ़ाते समय ये वाला डायग्राम बताया था। आगे है, व्हाट डज द कैलिप्टोजन फॉर्म? कैलिप्टोजन क्या बनाता है? तो हमने ये भी थ्योरी पढ़ाते समय बताया था कैलिप्टोजन क्या निर्मित करता है। तो बेटा मूल टोपी, अंग्रेजी में कहें तो रूट केप, ये हमने जड़ पढ़ी। जड़ के शीर्षस्थ भाग का नाम है बेटा रूट केप, हिंदी में मूल टोपी। और इस मूल टोपी को बनाने वाले ऊतक का नाम है कैलिप्टोजन। तो कैलिप्टोजन ऊतक किसका निर्माण करता है? रूट केप का। अब स्वाभाविक बात है, रूट केप कहाँ पाई जाएगी? जड़ में पाई जाएगी। नेक्स्ट, पौधों के किस वर्ग में मूल टोपी नहीं होती है? इन विच ग्रुप ऑफ द प्लांट्स रूट केप इज एब्सेंट? रूट केप किस में एब्सेंट होती है? तो भैया जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जलोदभिद, पानी में उगने वाले पौधों को, चूंकि जड़ पानी के संपर्क में रहती है, ये पौधा है, तो इस पौधे की जड़ें पानी में तैर रही है ना, ऐसे जड़ें निकली हुई है। इन जड़ों को सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है। तो पौधे से निकलने वाली ये जड़ें कोमल मुलायम है और आगे भी संभावना नहीं है कि इनको रक्षा की जरूरत पड़ेगी। तो ये वाला हिस्सा जिसको हम रूट केप कहते हैं, पानी में उगने वाले पौधों में ये नहीं पाई जाती है। इट इज एब्सेंट इन द हाइड्रोफाइट्स, द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। तो हाइड्रोफाइट में रूट केप एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ग्रुप ऑफ द प्लांट्स
ओव्यूल ऑफ द एंजियोस्पर्म इज इक्विवेलेंट टू। आवृत बीजियों, एंजियोस्पर्म, कृपया ध्यान दें, यहाँ हिंदी बताए नहीं उसका। एंजियोस्पर्म का शुद्ध हिंदी होता है आवृत बीजी। आवृत बीजी मतलब जिसके बीजों पर आवरण होता है, कवर होता है। तो आवृत बीजी का बीजांड किसके तुल्य है? तो हमने ये बात पढ़ी थी, आवृत बीजी का बीजांड गुरु बीजाणुधानी के तुल्य है, मेगा स्पोरेंजियम के इक्विवेलेंट है। अब आवृत बीजियों में बीजांड क्या होता है? आप इस चित्र को ध्यान से देखें, ये वाला हिस्सा जो है ये मादा का जनन भाग है, पुष्प का मादा जनन भाग। इस मादा जनन भाग के निचले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? अंडाशय, ओवरी कहेंगे। अंडाशय कहेंगे। उस ओवरी के अंदर भी एक बहुत छोटी सी संरचना होती है, इस प्रकार की। इस संरचना को हम लोग बीजांड कहते हैं बेटा। तो बीचों बीच में ये जो संरचना पाई जाती है इसका नाम है बीजांड। ठीक। तो बीजांड जो है हिंदी में, अंग्रेजी में ओव्यूल बोलते हैं, हिंदी में बीजांड कहते हैं। और बीजांड किसके तुल्य है? तो हमने थ्योरी में पढ़ा कि यह मेगा स्पोरेंजियम के तुल्य है। अगला, बुलीफार्म कोशिकाएं ऊपरी एपिडर्मिस में पाई जाती है। इन अपर एपिडर्मिस बुलीफॉर्म सेल्स आर फाउंड ऑन द अपर एपिडर्मिस ऑफ। तो हमने पढ़ा है कि ऊपरी एपिडर्मिस के ऊपर बुलीफार्म कोशिकाओं का पाया जाना एक बीजपत्री पत्ती का लक्षण है। मोनोकोट लीफ, एक बीजपत्री पत्ती में यह लक्षण देखा जाता है। जिनको बुलीफॉर्म सेल पता नहीं है बेटा, ये एक बीजपत्री को, पत्ती को ऐसा काट के दिखाया गया चित्र है। इसमें वाष्पोत्सर्जन की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती है जिनको हम लोग बुलीफॉर्म सेल बोलते हैं। ठीक है। बुलीफॉर्म सेल अपर एपिडर्मिस पर पाया जाना एक बीजपत्री पत्ती का लक्षण है। पोली आर्च वास्कुलर बंडल। पोली आर्च का मतलब होता है 6 से अधिक, 6 से अधिक संवहन बंडल। वास्कुलर बंडल ग्रेटर देन 6। ठीक है। 6 से ज्यादा संवहन बंडल का पाया जाना पोली आर्च कहलाता है। और पोली आर्च संवहन मंडल एक बीजपत्री जड़ में पाए जाते हैं। आपके सामने एक बीजपत्री जड़ का यहाँ चित्र दिया गया है। एक बीजपत्री जड़ में पोली आर्च संवहन मंडल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर दिखेगा, एकांतर क्रम में आप देख पा रहे होंगे। ये जो आपको दिखाया जा रहा है बेटा, ये है ग्रीन कलर वाली रचना फ्लोएम। और ये जो है आपको दिख रहे हैं मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, दोनों मिलकर बना रहे हैं जाइलम। तो जाइलम की संख्या अगर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 से अधिक जाइलम है। फ्लोएम भी गिन लेते हैं, आइए फ्लोएम की गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जाइलम है और 8 फ्लोएम है। तो संवहन बंडल 6 से अधिक होना यह एक बीजपत्री जड़ का ही मुख्य लक्षण है। अगली चर्चा है, एक बीजपत्री पत्तियों की रक्षक कोशिका होती है। तो ये एक फेमस क्वेश्चन है जो कई बार हमारी पीएटी एग्जाम में आया है। इसके जो रक्षक कोशिकाएं होती है बेटा, अगर आप उसकी आकृति देखोगे तो डम्बेल शेप है ना। बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग रोज 50 डंबल, एक राउंड में 50 डंबल का सेट लगाते हैं, डंबल शेप्ड। तो डंबल शेप्ड या घंटाकार, हिंदी में कहें तो डंबेल के आकार के रंध्र एक बीजपत्री पत्तियों का विशिष्ट लक्षण है। इन द मोनोकोट लीव्स द गार्ड सेल आर डंबल शेप्ड। नेक्स्ट, अच्छा गार्ड सेल कहाँ मिलती है तो मैं बता दूं, ये पत्तियों में मिलती है। और ये वाष्पोत्सर्जन से पौधों की रक्षा करती है, रंध्र के दोनों ओर पाई जाती है।
pith which forms the central core of stem is also known as। तो मज्जा जो कि तने का केंद्रीय भाग बनाती है, अब यहाँ मूल गलत छप गया, सेंट्रल कोर मतलब केंद्रीय भाग बनाती, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसी मज्जा जो केंद्रीय भाग बनाती है हम उसे मेड्यूला कहते हैं बेटा, अंग्रेजी में उसका नाम है मेड्यूला। तो ऐसी मज्जा जो तने का केंद्रीय भाग, अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ देखें, केंद्र में आपको एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को हम लोग अंग्रेजी में पिथ कहते हैं और हिंदी में उसको मज्जा कहते हैं। तो केंद्रीय भाग जो कि तने के बिल्कुल केंद्र में है, इसको अंग्रेजी में पिथ और हिंदी में मज्जा बोलते हैं। मज्जा का एक और अल्टरनेट नेम है मेड्यूला। अगला क्वेश्चन है वेलामेन ऊतक का कार्य है। बेटा यह अधिपादप मतलब पौधे के भी ऊपर अगर कोई पौधा उग रहा है, पौधे के भी ऊपर अगर कोई पौधा उग रहा है, ऐसे पौधे को हम अधिपादप कहते हैं। पौधे के ऊपर पौधा अधिपादप, अंग्रेजी में एपीफाइट कहते हैं। प्लांट ओवर अ प्लांट, ये एपीफाइट क्या करता है? अपने पोषक से नमी खींचने के लिए इसके पास ऊतक होता है और उस ऊतक का नाम है वेलामेन ऊतक। वेलामेन टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, नमी को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार ऊतक को वेलामेन ऊतक कहते हैं। ऐसे पौधों में पाया जाता है जो दूसरे पौधों पर पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगला है दृढ़ ऊतकी हाइपोडर्मिस किसमें पाई जाती है? काफी फेमस क्वेश्चन। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस इज फाउंड इन, ठीक है। तो दृढ़ोतक से घिरे हुए नहीं, दृढ़ोतक से बनी हाइपोडर्मिस किसमें देखी जाती है? तो अगर आप क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, आपके सामने एक अनुप्रस्थ कार्ड बताया गया है और यह अनुप्रस्थ कार्ड जो है ये किसका अनुप्रस्थ कार्ड है बेटा? एक बीजपत्री तने का, ठीक है। ये एक बीजपत्री तने का अनुप्रस्थ काट है। इसमें सबसे बाहर क्यूटिकल, उसके अंदर इपीडर्मिस, इपीडर्मिस के अंदर जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी है, स्क्लेरेनकाइमा से बनी हुई हाइपोडर्मिस एक बीजपत्री तने में पाई जाती है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा भी था। आगे डॉर्सी वेंट्रल लीफ इज फाउंड इन, पृष्ठ उदरीय पत्ती किसमें पाई जाती है? तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ इज फाउंड इन मोनोकोट, ठीक है। तो ये मोनोको लिखा लेकिन टी नहीं लिखा, ए आंसर आएगा इसका। दोनों तरफ एक जिसने नहीं, दोनों तरफ एक जैसी नहीं, डॉर्सी वेंट्रल मतलब दोनों तरफ एक जैसी नहीं, अलग अलग, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर। दोनों तरफ पृष्ठ उदरीय मतलब दोनों सतहें अलग अलग। डॉर्सी वेंट्रल लीफ ये डाइकोट में देखी जाती है बेटा, डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री में देखी जाती है। पत्ती की ऊपरी सतह अलग, पत्ती की निचली सतह अलग, दोनों सतहें अलग अलग डिजाइन की हैं। यहां पर ध्यान से देख पा रहे हो तो ऊपरी सतह अलग, निचली सतह अलग। ऐसा किस में देखा जाता है बच्चों? द्विबीजपत्री पत्ती में, ठीक है। तो द्विबीजपत्री पत्ती में आगे ओपनशिया द स्टेम इज, नागफनी का तना होता है। तो नागफनी के तने को हम लोग फिलोक्लेड कहते हैं, ये मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते टाइम बताया। फिलोक्लेड क्या होता है बेटा? जब तना चौड़ा होकर पत्ती बन जाता है, पत्ती कांटे में बदल जाती है। नागफनी हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने देखा है, कैक्टस। इसमें जो कांटे दिख रहे हैं ये कांटे क्या हैं? ये रूपांतरित पत्ती है, मॉडिफाइड लीफ है।
रूपांतरित पत्ती, मॉडिफाइड लीफ है। लेकिन जो आपको पत्ती दिख रही वो पत्ती नहीं है, वो तना है। और वो जो तना जिसको आप पत्ती कह रहे हैं वो पत्ती नहीं है, यह रूपांतरित तना है। और ऐसे रूपांतरित तने को, मॉडिफाइड स्टेम को हम लोग फिलोक्लेड कहते हैं। ठीक है, पढ़ाया मैंने ये भी। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन ए बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। किसी कलिका में पत्तियों के जमने के क्रम को क्या कहते हैं? कलिका में पत्तियों के जमने का क्रम वर्नेशन कहलाता है। कृपया ध्यान दें भाषा पर। कलिका में पत्तियों का एक दूसरे के सापेक्ष विन्यास क्या कहलाता है? वर्नेशन। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन ए बर्ड, अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो ये बर्ड है, और बर्ड मतलब होता कलिका, और उस कलिका में पत्तियां एक निश्चित क्रम में जमती है। तो कलिका में पत्तियों के जमने का क्रम वर्नेशन होता है। फेमस क्वेश्चन है। आगे, इन विच प्लांट फूड इज स्टोर्ड इन द लीव्स। निम्नलिखित में से किस पौधे में भोजन को पत्ती के रूप में संग्रहित किया गया है या पत्तियों में संग्रहित किया गया है? तो सबसे बढ़िया उदाहरण आपके सामने दिख ही रहा है बेटा, प्याज। प्याज जो है उसमें खाने योग्य भाग को हम लोग शल्क पत्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ्लेशी लीव्स। तो प्याज में हम क्या खाते हैं? फ्लेशी लीव्स। इसलिए हमारा उत्तर होगा सी, अनियन। अगला पॉइंट है हमारा संवहन मंडल के चारों ओर दृढ़त्व की आवरण से घिरा होता है। तो संवहन मंडल चारों तरफ से दृढ़ ऊतकी आवरण से घिरा हुआ है। तो ऐसा संवहन मंडल बेटा एक बीजपत्री जड़ में पाया जाता है। अच्छा, vascular bundles which is surrounded by a well developed sclerenchymatous sheath is well developed sclerenchymatous sheath। बेटा एक बीजपत्री जड़ में मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा एक बीजपत्री जड़ में चारों तरफ से घिरा हुआ संवहन मंडल देखा जाता है। अगला है आइसोबाइलेटरल लीव्स आर, समद्विपार्श्व पत्तियां होती है। समद्विपार्श्व पत्तियों में दोनों तरफ रंध्र मिलेंगे, ऊपर भी स्टोमेटा है, स्टोमेटा ऊपर भी है, और स्टोमेटा यहाँ देखो नीचे भी है। तो दोनों तरफ स्टोमेटा मिलते हैं, ऐसी पत्ती को एम्फी स्टोमेटिक कहते हैं। ये मैंने जब पत्ती पढ़ी थी तब आपको बताया था। वे पत्तियां जिनमें रंध्र दोनों तरफ पाए जाते हैं उसे हम लोग एम्फी स्टोमेटिक लीफ कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तब कंजाइंट कोलेटरल क्लोज्ड, मैंने आपको बताया था सी सीट कंजाइंट कोलेटरल क्लोज्ड। स्केटर्ड मतलब बिखरा हुआ वास्कुलर मंडल विथ स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ चारों तरफ पाई जाती है। स्क्लेरेनकाइमेटस मतलब दड़ों तक, तो एकत्रित, ये एकत्रित है नहीं बेटा, ये कॉन्जॉइंट का हिंदी एकत्रित होता ही नहीं है, उसका हिंदी होता है बही फ्लोयमी। देखो फिर मिस्टेक है, बही फ्लोयमी। संयुक्त, कॉन्जाइंट मतलब संयुक्त, और बही फ्लोयमी, संयुक्त बही फ्लोयमी बंद प्रकार के संवहन मंडल।
जिसमें दृढ़ोतक से घिरा हुआ क्या पाया जाता है, दृढ़ोतक से घिरे हुए संवहन मंडल पाए जाते हैं। तो ये किसका लक्षण है बेटा, ये लक्षण है एक बीजपत्री तने का। ऐसा ही अभी थोड़ी देर पहले भी गया है क्वेश्चन, तो उस पर भी ध्यान दे देना आप। इसका भी एक बीजपत्री तना ही आना चाहिए, ये बीजपत्री तना ज़्यादा करेक्ट है बेटा, जड़ में ऐसा नहीं हो सकता, एक बीजपत्री तना ही आएगा उसका भी। और इसमें भी वही लक्षण है सेम टू सेम, दृढ़ोतक से घिरे हुए संवहन मंडल। तो अब यहाँ आपको दो डायग्राम से समझाने की कोशिश की गई कि कोलेटरल किसको कहते हैं और बाई कोलेटरल किसको कहते हैं। तो कॉन्जॉइंट मतलब एक त्रिज्या पर जाइलम फ्लोएम दोनों का पाया जाना, तो एक ही त्रिज्या पर जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जॉइंट। हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं संयुक्त। तो एक ही त्रिज्या पर जाइलम और फ्लोएम दोनों का उपस्थित होना, संयुक्त। कोलेटरल मतलब बही फ्लोएमी, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम। अगर दोनों तरफ से फ्लोएम ने घेर रखा है तो उसको उभय फ्लोएमी कहते हैं, जैसा यहाँ डायग्राम बना हुआ है उभय फ्लोएमी। अगर आप डायग्राम को समझ पाएं तो ये देखो, यहाँ भी फ्लोएम, यहाँ भी फ्लोएम, बीच में जाइलम। तो बीच में जाइलम, दोनों तरफ फ्लोएम को हम बाइकोलेटरल कहते हैं। एक तरफ जाइलम, अंदर की तरफ परिधि की तरफ फ्लोएम, इसको हम लोग बही फ्लोएमी कहते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं बेटा, क्लोज और ओपन। अगर दोनों के बीच में कैम्बियम की पट्टी मौजूद है तो हम उसे ओपन टाइप कहते हैं। देखिए ये दोनों के बीच में अगर कैम्बियम की पट्टी है तो हम उसे क्या कहेंगे, ओपन टाइप। पर दोनों के बीच में कैम्बियम की पट्टी नहीं है तो हम उसको बोलेंगे क्लोज टाइप। तो हमारे क्वेश्चन में भी क्लोज टाइप बोला है, क्लोज मतलब ये वाला, ठीक है। तो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड सीसीसी, जिसको मैंने आपको पढ़ाया भी था, यह एक बीजपत्री तने में देखा जाता है। अगला है द्विबीजपत्री तने के संवहन मंडल होते हैं। तो द्विबीजपत्री तने के संवहन मंडल पहला बिखरा हुआ होते हैं, एक वलय में छल्ले के रूप में जमे होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो, एक रिंग बन रही है ऐसी, और उसी रिंग पर सारे संवहन बंडल जमे हुए हैं, एक रिंग पर जमे हुए हैं। संवहन बंडल क्या होता है, हमने थ्योरी में पढ़ा, संवहन बंडल ये होता है, ठीक है, वास्कुलर बंडल। और उसके बाहर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसके बाहर वाले हिस्से को फ्लोएम बोलते हैं, अंदर वाले भाग को जाइलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बाहर दिख रहा है ये कौन है, फ्लोएम है, ठीक है। और ये जो अंदर आपको दिख रहा है ये कौन है, जाइलम है, ये जाइलम। तो द्विबीजपत्रियों में संवहन मंडल सिस्टेमेटिक एक रिंग के ऊपर जमे हुए होते हैं, इसलिए अरेंज्ड इन ए रिंग। जो 22 का बी आंसर है वो ज़्यादा करेक्ट है। अगला है बच्चों, जाइलम कोशिका की कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में होता है। तो याद ही करना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ भी क्वेश्चन है। लिग्निन, द सेल वॉल ऑफ द जाइलम सेल इज रिच इन, लिग्निन से भरपूर होती है जाइलम की कोशिका भित्तियां। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, अगला क्वेश्चन है किसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो हमने बोला था कि बेटा चालनी कोशिका जो है उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, उसके पास खुद का केंद्रक नहीं होता है और उसका सारा काम धाम उसकी सहचर कोशिका या कंपेनियन सेल संभालती है, इसके पास केंद्रक होता है। लेकिन चालनी कोशिका के पास केंद्रक नहीं होता है, सीव ट्यूब सेल के पास न्यूक्लियस एब्सेंट है। जूट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, ये तो फ्लोएम फाइबर है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको
क्लासरूम में समझाया है। सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर द्वितीयक फ्लोएम तंतु हैं। अगला, प्लांट्स गेट देयर नाइट्रोजन फ्रॉम, पौधों को उनकी नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो यहाँ गलत जवाब नहीं देना है बेटा, पौधे को तो मृदा से मिली। मृदा में कहाँ से आई? हवा से। तो वायु से मृदा में आई और मृदा से कहाँ गई? पौधे में। तो पौधे को कहाँ से मिली? मृदा से प्राप्त हुई। अगला, रेशेदार जड़तंत्र। रेशेदार जड़तंत्र सामान्यतः किसमें पाया जाता है? फाइब्रस रूट सिस्टम इज मोस्टली फाउंड इन। तो हमने सब ने देखा है एक बीज पत्रियों में अक्सर ये पाया जाता है रेशेदार जड़तंत्र, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। फाइब्रस रूट सिस्टम इज मेनली फाउंड इन मोनोकोट प्लांट्स, एक बीजपत्री पादपों में यह देखा जाता है। अगला, गर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू। गर्थ मतलब पौधे के व्यास में वृद्धि, पौधे की परिधि में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो पौधे की वृद्धि में व्यास में बढ़ने के लिए लेटरल मेरिस्टेम मतलब पार्श्व विभाज्योतक जिम्मेदार है। यहाँ आपको शॉर्ट में परिचय दिया गया है कि पार्श्व विभाज्योतक आखिर क्या होता है। तो एक शीर्ष पर होता है जिसको एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ विभाज्योतक कहते हैं। एक पर्व संधियों पर होता है जिसको हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम या अंतर्विष्ट विभाज्योतक कहते हैं। और तीसरे नंबर वाला जो होता है वो कि पौधे के व्यास में वृद्धि कराता है, पौधे के तने की मोटाई बढ़ाता है, उसे हम लोग लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्व विभाज्योतक कहते हैं। तो किसी भी पौधे का तना व्यास में बढ़ गया, किसने बढ़ाया? पार्श्व विभाज्योतक ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जड़ों की मूलीय त्वचा के समकक्ष है? Which of the following is equivalent to the epiblema of the root? बेटा, जड़ में सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसको epiblema कहते हैं। और जनरली epiblema होता क्या है? तो epiblema सबसे बाहरी परत epidermis को ही बोला जाता है। तो epidermis को ही हम लोग epiblema बोलते हैं। और वो भी किसके केस में बोलते हैं? जड़ के केस में। जड़ के केस में जो एपिडर्मिस है उसी का नाम एपिब्लेमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर ऑफ बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल पढ़ाया था, अगर आप भूले नहीं हैं तो। बीच में क्या था बच्चों? जाइलम था। और दोनों तरफ से उसको किसने घेर रखा था? फ्लोएम ने। ठीक है, सेंट्रल रीजन में कौन है? जाइलम। और उसको दोनों तरफ से किसने घेर के रखा है? फ्लोएम ने। ये जाइलम है और इधर बेटा फ्लोएम है, ये सब फ्लोएम है। इसी तरह से इधर भी फ्लोएम है। ठीक है, ये कौन है? फ्लोएम। ये कौन है? फ्लोएम। Which of the following is character of bicollateral vascular bundle? Number 1, the xylem patch lies in between the two phloem patches only. बिल्कुल करेक्ट है। Bilateral bundle consists of two strips of cambium outer and inner. ये भी करेक्ट है। यहाँ पर कैम्बियम की दो पट्टियाँ मिल सकती है अगर ओपन टाइप हो तो। बाइकोलेटरल ओपन टाइप में कितने कैम्बियम की पट्टी मिल सकती है? दो। इसलिए उसने उपरोक्त दोनों बोथ ऑफ द अबोव को चुना होगा, ऑल ऑफ द अबोव, सी आंसर को चुना होगा। ये जो मैंने आपके लिए पिंक कलर से बनाया है कैम्बियम, तो बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल में कैम्बियम की दो दो स्ट्रिप होती है। उभय फ्लोएमी पढ़ा दिया मैंने, ये केवल हिंदी में है। उभय फ्लोएमी संवहन बंडल में
दो दो फ्लोएम, बीच में जाइलम होता है। कैम्बियम की दो दो पट्टियां होती है। जाइलम खंड केवल दो फ्लोएम खंडों के मध्य स्थित होता है। द्विपक्षीय संवहन मंडल में कैम्बियम की दो पट्टियां। अब देखो यहाँ हिंदी की 12 बजाई, ये द्विपक्षीय है ही नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं उभय फ्लोयमी शुद्ध हिंदी में, पर बोलते ही नहीं आ रहा उसको, इंग्लिश से हिंदी बनाने में मिस्टेक कर दी। इतना कौन जानकार है, डायरेक्ट ट्रांसलेटर पे डाल के बना देते हैं तो गलत सलत चलता रहता है। हिंदी मीडियम के बच्चे बेचारे परेशान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल्ब में तने के समान है? बल्ब में तने के समान, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द स्टेम इन अ बल्ब? तो हम लोग बेटा प्याज को बोलते हैं कि प्याज जो है वह बल्ब का ही उदाहरण है, एलियम सेपा। प्याज एक प्रकार का रूपांतरित तना है। किस प्रकार का? उसको हम लोग बल्ब कहते हैं। उस बल्ब के अंदर आप जो ये वाला हिस्सा देखते हैं, जिसको प्याज खाते समय हम अक्सर काट के फेंक देते हैं, ये जो हिस्सा है ये क्या है? तना। ठीक है, तो ये तने का उदाहरण है। और इस तने से आप देख पा रहे होंगे जड़ों का विकास हो रहा है। तो डिस्क के आकार की संरचना जिसमें से मांसल शल्क वाली पत्तियां विकसित होती है, द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम विच द फ्लेशी स्केली लीव्स अराइजेस, उस डिस्क नुमा संरचना को ही हम लोग तना कहते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ फाइलोड फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से पर्णाभ वृंत का लक्षण पहचाने। तो बेटा पर्णाभ वृंत क्या होता है? तो जब पर्णाभ वृंत क्या होता है? जब पत्ती जो है, ये पत्ती है सामान्यतया, और इस पत्ती का ये जो है पर्णवृंत है। तो पर्णवृंत जो है ये किस में बदल गया बेटा? पर्णवृंत बदल गया पत्ती में। पर्णवृंत फैलकर चौड़ा हो गया और पत्ती में बदल गया, और ये जो भाग था ये ह्रासित हो गया। ठीक है, जिनको अंग्रेजी में समझ में आता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल। पेटियोल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीफ, और जो लीफ था ये समझ लो एक तरह से ये डिस्ट्रॉय हो गया, अपने आप खत्म हो गया। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, तो लीफ तो खत्म हो गया और पेटियोल चौड़ा होके लीफ बन गया, उसे हम लोग बोलते हैं फिलोड। हिंदी में पर्णाभ वृंत कहते हैं। तो इसमें पर्व संधि भी नहीं होती, पर्व भी नहीं होते। पर्णवृंत पत्ती में बदल जाता है, जो पत्ती है वो ह्रासित हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है बेटा अंग्रेजी में, डीजनरेट, बचती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज ड्यू टू, पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? तो हमने पढ़ा था बच्चों, पौधों में लचीलेपन के लिए कोलेन काइमा जिम्मेदार है। अब फिर वही हिंदी का मिस्टेक, कोलेन काइमा को श्लेषों तक कह रहा है, जबकि हमारी जानकारी में कोलेन काइमा का हिंदी है स्थूल कोणों तक। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को बड़ी समस्या आती है व्यापम के प्रश्नों में, क्योंकि वो अंग्रेजी को हिंदी ठीक से बदलता ही नहीं। अगला प्रश्न है हमारे पास, पत्ती के ऊपरी एपिडर्मिस मौजूद पतली भित्ति वाली कोशिकाएं जो संकुचन और विस्तारित होने में सक्षम होती है। The thin walled large cells present on the upper leaf epidermis
that are capable of contraction and expansion are, तो उन कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनका नाम है बेटा बुलीफार्म सेल्स। ठीक है, बुलीफार्म कोशिकाएं, आवर्धत्वक कोशिका शुद्ध हिंदी में। ये थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में पढ़ाया है मैंने, बुलीफार्म सेल। आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे तो शुरुआत में ये डायग्राम आ चुका है। तो बुलीफार्म सेल ऊपरी एपिडर्मिस पर पाई जाती है और वाष्पोत्सर्जन की रफ्तार को नियंत्रित करती है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करती है। अगला क्वेश्चन है क्विसेंट सेंटर इज लोकेटेड इन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो हम जड़ पढ़ते हैं इस प्रकार, जड़ के सबसे ऊपरी हिस्से को हम लोग रूट केप, मूल टोप कहते हैं, ये वाले हिस्से को। इस मूल टोप के ठीक ऊपर की तरफ यहां पर एक केंद्र होता है जिसको यहां बड़ा करके दिखाया गया, क्विसेंट सेंटर दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में। तो जड़ में मूल टोप, ये रहा रूट केप, मूल टोप के ठीक नीचे की तरफ एक केंद्र होता है जिसे हम क्विसेंट सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है बच्चा? मूल शीर्ष में पाया जाता है। आगे कैस्पेरियन थिकनिंग, थोड़ी देर पहले यही बताया था कि ये अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं इनको हम लोग एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस के ऊपर पट्टी घूम रही है, उस पट्टी को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। कैस्पेरियन स्थूलन निम्न प्रकार की कोशिकाओं में होता है बेटा, एंडोडर्मिस में होता है। पर किसकी एंडोडर्मिस में? अब एंडोडर्मिस वाले तो दो उत्तर हैं, स्टेम भी दिया है और रूट भी दिया है। तो याद रखें किसके अंदर देखने को मिलेगा? रूट के अंदर। जड़ की एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, जड़ के एंडोडर्मिस में ये पाई जाती है। क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। कुकुरबिटा में इपिडर्मिस, इन कुकुरबिट्स द हाइपोडर्मिस इज फॉर्म्ड ऑफ। अब देखो, अर्धचर्म सारे 12 बजा दी, हाइपोडर्मिस अधस्त्वचा है, इसका शुद्ध हिंदी अधस्त्वचा। तो हाइपोडर्मिस कुकुरबिट, कुकुरबिट याद करें, कुकुरबिट द्विबीजपत्री है। इसके बीज को फोड़ेंगे तो दो बराबर हिस्से बढ़ जाएंगे और द्विबीजपत्रियों में हाइपोडर्मिस बेटा कोलेन काइमा की बनी होती है। फिर से कोलेन काइमा को यहाँ श्लेषों तक कहा गया, कृपया हिंदी मीडियम के छात्र ध्यान दें, उसका हिंदी है स्थूल कोणों तक। तो द्विबीजपत्री तने की हाइपोडर्मिस किसकी बनती है? स्थूल कोणों तक की बनती है। आपके सामने यहाँ पर द्विबीजपत्री तने का अनुप्रस्थ काट दिया गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम, और उसके अंदर आप देखेंगे सबसे बाहर इपिडर्मल हेयर, फिर क्यूटिकल, फिर इपिडर्मिस। उसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं कोलेन काइमा लिखा हुआ है। हमारे भी फर्स्ट आंसर कोलेन काइमा है। तो हाइपोडर्मिस किसकी बनी है? कोलेन काइमा की। ये डायग्राम मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया था, डाइकोट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द पिटियोल एक्सपांड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। फिर वही बात अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी मैंने आपको। ये रहा पिटियोल, पिटियोल मतलब पर्णवृंत, डंठल, वो डंठल जिससे पत्ती जाकर तने से जुड़ रही है, वो डंठल फैलकर चौड़ा हो जाता है, और फैलकर चौड़ा जब हो जाता है तो उसे हम फिलोड कहते हैं। ठीक है, तो जब पर्णवृंत पत्ती में बदल जाता है तो इस रूपांतरण को हम लोग फिलोड कहते हैं। अब आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि फिलोड आपने किस में देखा? तो फिलोड जो है ऑस्ट्रेलियाई अकेशिया या ऑस्ट्रेलियाई बबूल में देखने को मिलता है। पत्ती, पर्णवृंत पत्ती में बदल गया और पत्ती जो है
उसका ह्रास हो गया, डीजनरेट हो गई। तो ऐसे निर्मित रचना को फिलोड कहते हैं। पर्णवृंत का चौड़ा होके पत्ती में बदल जाना, उदाहरण ऑस्ट्रेलिया बबूल। अब आगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न, थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न। बनाना, मिंट, पिस्टिया एंड स्ट्रॉबेरी शो स्टेम मॉडिफिकेशन। बनाना मतलब केला, मिंट मतलब पुदीना, पिस्टिया और स्ट्रॉबेरी ऐसे कैसे हैं? इनके तने रूपांतरण दर्शाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ मिस्टेक है थोड़ी, स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द स्टेम मॉडिफिकेशन। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, कृपया ध्यान दें। कई बार समझाया जाता है कि करेक्ट ढूंढना कि इनकरेक्ट, तो यहाँ पर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ठीक है। इन मिंट अ स्लेंडर एरियल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर समटाइम्स आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ बनाना। आप यहाँ देखेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक मिंट का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन मिंट है। तो पुदीने में एक पतली आकाशीय शाखा मुख्य अक्ष के आधार से, ये देखो ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से आधारीय शाखा निकली और कुछ समय के लिए हवा में रहती है, उसके बाद वो फिर से वापस जमीन को स्पर्श करती है। लेकिन ऐसा केले में नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, जब पुराने भाग मृत हो जाते हैं तो स्ट्रॉबेरी में नए पौधे उत्पन्न होते हैं। बेटा ये आपके लिए स्ट्रॉबेरी का डायग्राम है। स्ट्रॉबेरी में पौधे की एक शाखा निकली, नई जगह गई, वहां नया पौधा उगा दिया। पुराना पौधा मान लो मर गया तो यह नया पौधा पनप जाएगा। ऐसा स्ट्रॉबेरी में होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। पिस्टिया में, पिस्टिया बेटा एक जलीय पौधा है जिसका डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। पिस्टिया जड़ों के गुच्छों के साथ प्रत्येक गांठ या नोड में पत्तियों के पर्णगुच्छ प्रकार के साथ लघु अंतर नोड वाली पार्श्व शाखाएं उत्पन्न होती है। ये देखो पत्तियों का गुच्छा है और ये शाखाएं उत्पन्न हो रही। तो पत्तियों का गुच्छा, उसके निचले हिस्से से जड़ें और एक शाखा, फिर पत्तियों का गुच्छा, निचले हिस्से से जड़ें और आगे शाखा। तो अभी तक तो तीनों करेक्ट है। केले में पत्तेदार शाखाओं को बढ़ाने के लिए पार्श्व शाखाएं सीधे भूमिगत तने से वायुमार्गीय रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले वो शाखाएं कहाँ जाएगी? ये देखो ये ब्रांच जा रही, तो अंडरग्राउंड स्टेम ये दिख रहा आपको केले का, और ये सीधे वायु में नहीं आती, पहले ये इस प्रकार जमीन में जाती है और फिर वायु में निकल जाती है। तो इस प्रकार ये जो केले के लिए बोला गया है पूरी तरह से सही नहीं है। अगला, वृद्धि प्राइमरी रोटो, अब यहाँ मिस्टेक है, ये रूट है। प्राइमरी रूट ग्रोज 7 सेंटीमीटर टू 21 सेंटीमीटर इन अ वीक। द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ओवर दिस पीरियड आर। तो एक प्राथमिक जड़ एक सप्ताह में 7 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। इस अवधि में सापेक्ष और पूर्ण विकास दर क्या होगी? तो अगर हम इसको एब्सोल्यूट ग्रोथ कहें, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, निरपेक्ष वृद्धि दर, शुद्ध हिंदी में निरपेक्ष वृद्धि दर। तो निरपेक्ष वृद्धि दर या एजीआर, अब एजीआर क्या कहेंगे? कुल वृद्धि या L2 माइनस L1 कर लो, नई लंबाई माइनस पुरानी लंबाई बटे लगने वाला टाइम, समय।
तो नई लंबाई कितनी है बच्चों? तो नई लंबाई कितनी है? 21। पुरानी लंबाई कितनी है? 7। तो 21/7 टाइम कितना लगा? लिखा 1 सप्ताह मतलब 7 दिन। और ये जो भी है ये सेंटीमीटर में है, इसलिए यहाँ सेंटीमीटर लिख देता हूँ। तो 14/7 ये कट जाएगा 2 बार, तो 2 सेंटीमीटर पर डे। अब यहाँ क्वेश्चन के आंसर में मिस्टेक है, ये AGR का मान है, पर हमको पहले रिलेटिव का मान पूछा है। तो रिलेटिव का मान कुछ और आएगा, AGR का मान 2 है। रिलेटिव ग्रोथ रेट, अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। हिंदी में कहें तो सापेक्ष वृद्धि दर। सापेक्ष वृद्धि दर। सापेक्ष वृद्धि दर कैसे निकालते हैं? क्या थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, L2 माइनस ये L1 है। हाँ, तो L2 माइनस L1 बाय L1 अपॉन टाइम। तो L2 नई वृद्धि कितनी की हुई थी भैया? 21 हो गया था। पुरानी कितनी थी? 7। और शुरू में भी कितनी थी? 7। टाइम कितना लगा? 7। ध्यान से देखो तो ऊपर आ रहा है 14/7/7। 7 से 14 कैंसिल 2 बार, 2 में 7 का भाग लगाएंगे बेटा तो लगभग 0.3 बार जाएगा। तो 0.3 सेंटीमीटर पर डे। ठीक है, यहाँ उत्तर उल्टे सुल्टे दिए हैं, कृपया ध्यान दें। ठीक, तो AGR कितना आया? 2 सेंटीमीटर पर डे। और RGR कितना आया? 0.3 सेंटीमीटर पर डे। इस हिसाब से हमारा बी आंसर सही होना चाहिए। AGR 2 और RGR 0.3। अगला क्वेश्चन है हमारा, जड़ के सिरे के क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हमने पढ़ा है कि एक द्विबीजपत्री जड़ पूर्ण विकसित जड़ होती है। उस पूर्ण विकसित जड़ में अलग अलग क्षेत्र होते हैं। सबसे ऊपर की ओर रूट कैप या मूल टॉप होता है। उसके ठीक ऊपर की ओर कौन सा होता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब विभाज्योतकी क्षेत्र होता है। तो मूल गोप के ठीक ऊपर विभाज्योतकी क्षेत्र, उसके ऊपर दीर्घीकरण क्षेत्र और उसके ऊपर परिपक्वन क्षेत्र। ठीक है, तो बी आंसर मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। बी सबसे नीचे मूल टोप, उसके ऊपर विभाज्योतकी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये विभाज्योतकी है। उसके ऊपर लंबाई में बढ़ने वाला क्षेत्र है और उसके ऊपर परिपक्वन क्षेत्र है। आइए आगे बढ़ते हैं। कृषि के एक छात्र के रूप में विषाणु मुक्त पौधे की वृद्धि को करने में, विषाणु मुक्त पौधे की वृद्धि करने में आप निम्न में से किस भाग का चयन करना पसंद करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, मैंने क्लासरूम में भी बताया था कि तने का जो शीर्ष भाग होता है बेटा, यह रोगाणु रहित होता है। ठीक है, तो अपिकल रीजन जो होता है स्टेम का, अपेक्स रीजन, वो जर्म फ्री होता है। अपेक्स कैसा होता है? जर्म फ्री, मतलब इसमें किसी भी प्रकार के रोगाणु नहीं होते हैं। तो अगर आप रोगाणु रहित वृद्धि कराना चाहते हो तो आपको शीर्ष का उपयोग करना चाहिए। शूट अपेक्स हमारा ज़्यादा सही आंसर है। अब देखो यहाँ फिर गड़बड़ दे दिया, अंकुरण शीर्ष, जबकि इसका शुद्ध हिंदी है प्ररोह शीर्ष। अंग्रेजी से हिंदी में 12 बजा दी फिर से। प्ररोह मतलब तना, तने का शीर्ष रोगाणु रहित होता है, उसमें कभी भी बैक्टीरिया वायरस नहीं लगते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेज द फॉलोइंग विथ करेक्ट कॉम्बिनेशन, सही संयोजन के साथ निम्नलिखित का मिलान करें। बताओ भाई, सही संयोजन के साथ मिलान करें। तो आलू कौन है बेटा? आलू एक कंद है। तो ए का मिलान 4 के साथ, ए का मिलान 4 के साथ इसमें दिख रहा है, इसमें भी है सर। लेकिन दूसरा अदरक, अदरक क्या है?
तो अदरक एक प्रकार का प्रकंद है, ठीक है। तो अदरक का मिलान प्रकंद के साथ, राइजोम के साथ, इसलिए बी वाले का वन के साथ, ये गलत हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर आगे अरबी, अरबी का मिलान, अरबी मतलब कोलोकेशिया, कोलोकेशिया का मिलान किसके साथ हो रहा है? घनकंद कॉर्म के साथ। अब यहाँ कॉर्न छपा है, उसको कॉर्म करो। और प्याज जो है यह एक बल्ब है, तो इसका मिलान, डी का मिलान 3 के साथ। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं ये बी वाला आंसर करेक्ट जा रहा है। चारों आपको यहाँ दिखे गए, ये आलू है, ये प्याज, ये अरबी है और ये अदरक है। निम्न चित्र भाग ए क्या दर्शाता है? बेटा भाग ए कैम्बियम को दर्शाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो पट्टी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। इस पट्टी को कैम्बियम बोलते हैं। और एक तरफ फ्लोएम है, एक तरफ जाइलम है। तो जाइलम फ्लोएम के बीच में इस पट्टी को कैम्बियम बोला जाता है। अगला, आपको पहचान के लिए एक पादप सामग्री दी गई है और आपने निम्नलिखित विशेषताएं देखी है। You have given a plant material for identification and you have observed the following features. More than 6 xylem bundles. अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया। पोली आर्च वास्कुलर बंडल, पोली आर्च मतलब 6 से ज़्यादा वास्कुलर बंडल, ये तो एक बीजपत्री जड़ में देखा जाता है। लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पीथ, ये भी एक बीजपत्री जड़ में। 6 से अधिक संवहन मंडल, बड़े और सुविकसित पीथ। बेस्ड ऑन द फीचर द मटेरियल गिवन टू यू इज मोनोकोट रूट, एक बीजपत्री जड़ है। एक बीजपत्री जड़ का डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, गिनती भी करवाई थी कि ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो फ्लोएम है और जो रेड कलर की रिंग दिख रही वो जाइलम है। तो आपको 8 फ्लोएम दिखेंगे, 8 जाइलम दिखेंगे। ऐसा किस में देखा जाता है? एक बीजपत्री जड़ में, मोनोकोट रूट में। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। द लेटरल रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम, हिंदी में पार्श्व जड़ें निम्नलिखित में से किससे विकसित होती है? तो हमने पढ़ाई करते समय बताया था बेटा कि ये पार्श्व जड़ें पेरीसाइकल से विकसित होती है। पेरीसाइकल, पेरीसाइकल ऑफ द कॉर्टेक्स, वलकुट के परिरंभ से विकसित होती है। जिनको दिखाई नहीं दे रहा है वो कृपया ध्यान दें। ये वाली जो परत में बना रहा हूँ इसको पेरीसाइकल बोलते हैं। ये एंडोडर्मिस के ठीक अंदर की ओर होती है। तो पेरीसाइकल से ही किसका विकास होता है? पार्श्व मूल का। ये मैंने आपको जड़ पढ़ाते समय बताया था। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में कई प्रकार के रोम होते हैं। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। द हेयर प्रेजेंट ऑन द रूट्स एंड स्टेम्स डिफर इन देयर फंक्शन। द ट्राइकोम्स हेल्प्स इन। तो बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में कई प्रकार के रोम होते हैं। मूल मतलब जड़ और तने पर उपस्थित रोम अपने अपने कार्यों में भिन्न होते हैं। ट्राइकोम डैश 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 में मदद करते हैं। ट्राइकोम बेटा जल की हानि को रोकते हैं। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, तने के ऊपर या जड़ के ऊपर ऐसे बारीक बारीक रोम पाए जाते हैं। ये रोम क्या करते हैं? जल की हानि को नियंत्रित करते हैं, प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। जल की हानि को रोकने के लिए तने या जड़ के ऊपर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिनको ट्राइकोम कहते हैं। आगे मोन्स्टेरा पौधे में निम्नलिखित प्रकार की जड़ें होती है। अगर आप देख पा रहे हैं मोन्स्टेरा का पौधा है और मोन्स्टेरा के पौधे में जड़ निकल रही है, इस प्रकार की तने में से निकल रही। ऐसी जड़ों को बेटा हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। बी आंसर होना चाहिए।
तो मोन्स्टेरा के पौधों में, या आप उसमें देख लेना, मोन्स्टेरा न दिखे आप सिंपल मनी प्लांट में देख लेना, तो मनी प्लांट में ऐसी बड़ी बड़ी जड़ें होती है और वो जड़ें जाकर के दीवार पे चिपक जाती, पौधा ऊपर चढ़ता है। अगला है पादप सुंदरी हेरियटेरा और राइजोफोरा। बेटा पश्चिम बंगाल पढ़ाया था मैंने, दलदल में उगने वाले पौधे होते हैं कौन कौन, राइजोफोरा और हेरिटेरा। वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में, ये देखो यहाँ भी लिखा है सुंदरबन। अब ये दलदल में उगते हैं, दलदल में उगने वाले पौधों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो देखो यहाँ दलदल के बाहर जड़ें आ रही है, इन जड़ों को हम श्वसन मूल कहते हैं, ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान पढ़ाया है कि दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधों की जड़ें दलदल से बाहर आके श्वसन करती है, ऐसी जड़ों को श्वसन मूल, ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं। The following picture show opposite phyllotaxy. Which one of the following plant has this phyllotaxy? तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा बेटा, अमरूद। अमरूद में इस प्रकार क्या समांतर विन्यास देखने को मिलता है, अपोजिट फाइलोटेक्सी, है ना। यहाँ से एक पत्ती निकली, यहाँ भी एक निकली, यहाँ से निकली, यहाँ भी निकली, यहाँ से निकली, यहाँ भी निकली। सम्मुख बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सम्मुख पर्ण विन्यास अमरूद में देखने को मिलता है। What is the type of modification can be seen in the examples given below? नीचे दिए गए उदाहरणों में निम्न प्रकार के संशोधन, अब ये संशोधन नहीं है, रूपांतरण है, निम्न प्रकार के रूपांतरण को देखा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक जगह पत्ती निकली हुई है बोगेनवेलिया में, ये दिखा बोगेनवेलिया लिखा हुआ है। दूसरी तरफ कुकुरबिटा में एक जगह स्प्रिंग जैसी रचना निकली हुई है, जिसको टेंड्रिल हिंदी में प्रतान कहते हैं। क्वेश्चन बेटा चित्र सहित आया था, तो उसमें प्रतान दिखाई दे रही है, ये प्रतान। और ये जो बोगेनवेलिया में निकला हुआ थोर्न, थोर्न मतलब कांटे, ये किसका रूपांतरण है? तो यह कक्षस्थ कलिका का रूपांतरण है। कक्षस्थ कलिका एक्सिलरी बर्ड is modified in either into thorn or either into tendril. It is modification of axillary bird. A type of wood which is lighter than cork belongs to genus. एक प्रकार की लकड़ी या काष्ठ जो कि काग की तुलना में हल्की होती है, वो कौन से जीनस से? बेटा ये तो बिल्कुल रेयरेस्ट क्वेश्चन है, ये समझ लो हमारे सिलेबस से बाहर है। इसका उत्तर जरूर एस्चिनोमीन दिया हुआ है, जो हमारे कोर्स से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू लीव्स रिमेन अटैच्ड टू द स्टेम? पौधे के किस भाग में पत्तियां तने से जुड़ती है? तो बेटा किस भाग में जाकर पत्तियां तने से जुड़ती है, तो उस भाग को हम बोलते हैं नोड। नोड पर जाकर, नोड का मतलब होता है पर्वसंधि हिंदी में, तो नोड पर जाकर के पत्तियां तने से जुड़ती है। तो वह स्थान जहां पत्तियां जाकर तने से जुड़ती है, उस स्थान को नोड या पर्वसंधि कहते हैं। लीफ मार्जिन में स्पाइनी क्या है? What is spiny in the leaf margin? तो ये आपने सबने देख रखा होगा, गांव में ये पौधा हमारे खेत में भी उगा रहता है। इसका नाम है बेटा आर्जिमोन। तो आर्जिमोन में देखो पत्तियां कांटों में बदल गई, नुकीली हो गई और कांटे बन गई। व्हाट इज टिक्सिस? अब यहाँ अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन टिक्सिस है, पी साइलेंट है। तो जब पत्तियां ऐसी गोल घूम के रोल जैसी हो जाती है तो उसको टिक्सिस कहते हैं। फोल्डिंग ऑफ लेमिना इनटू बर्ड।
तो बी आंसर दिया होगा, फोल्डिंग ऑफ लेमिना इन बर्ड। कली में लेमिना का, लेमिना मतलब पर्णफलक, पर्णफलक यूं मुड़कर स्प्रिंग जैसा होता है। जैसे इमेजिन करें कि ये पत्ती ऐसी लंबी होना चाहिए, पर ये लंबी न हो करके ऐसी गोल घूम गई, तो इसको हम लोग टेक्सिस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तने में भोजन का संग्रहण करता है? Which of the following plants store food in the stem? कौन सा पौधा तने में भोजन संग्रह करता है? तो उदाहरण है बेटा पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में ये देखो, ये जा रहा है तना, स्टेम, और इस तने के शीर्ष पर एक जगह भोजन संग्रहित हो गया, जिसको हम पाइनएप्पल या फल बोलते हैं। ठीक है। और बहुत सारे फ्रूट हैं, देखो मल्टीपल फ्रूट, जिसको हम फल बोल रहे हैं वो फल नहीं है, बहुत सारे फलों का गुच्छा है पाइनएप्पल। आगे, व्हाट आर द लीव्स ऑन द मेन स्टेम कॉल्ड? ऐसी पत्तियों को क्या कहते हैं, या मुख्य तने पर पत्तियां क्या कहलाती है? ऐसी पत्तियां जो ब्रांच से जुड़ती नहीं, जिनमें पर्ण आधार है ही नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, आप नहीं समझ पा रहे हो, फिर से समझो। पर्णव्रंत है, पिटियोल है, ध्यान से समझे, ये पिटियोल या पर्णव्रंत है। पर हम बात कर रहे हैं ऐसी पत्ती की जिसके पास पिटियोल है ही नहीं। जिसके पास पिटियोल नहीं है उसे हम कोलिन टाइप की लीव्स बोलते, कोलिन। डी आंसर दिया, कोलिन, याद करना पड़ेगा आपको। तो कोलिन में पर्णव्रंत नहीं होता। आगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स आर मेनली? तो बताओ मुख्यतः कितने प्रकार के जड़ तंत्र होते हैं? तो दो तरह के जड़ तंत्र होते हैं बेटा, टेप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स आर देयर। टेप रूट सिस्टम, जिनको हिंदी नहीं अंग्रेजी नहीं आ रही, टेप मतलब मूसला जड़ और रेशेदार जड़, दो प्रकार के जड़ तंत्र होते हैं, मूसला जड़ तंत्र और रेशेदार जड़ तंत्र। फिर आगे बढ़ जाते हैं। द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन द प्लांट फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज नोन एज। ये पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता दिया था कि आपको जो यहाँ कांटे दिख रहे हैं ये कांटे नहीं हैं, ये क्या है, पत्ती, मॉडिफाइड लीफ है। जो आपको यहाँ तना दिख रहा है उसका नाम है फाइलोक्लेड, जो कि एक रूपांतरित तना है। तो तना पत्ती में बदल जाए तो उसे फाइलोक्लेड कहते हैं, ऐसा हम नागफनी में देखते हैं। फाइलोक्लेड बेटा, फाइलोड नहीं, फाइलोक्लेड, ये रहा, फाइलोक्लेड बोलते हैं उसको। अगला है, पौधे में पानी कहाँ पर अवशोषित होता है? वेयर डज द वाटर एब्जॉर्ब्ड इन द प्लांट? बेटा जड़ के द्वारा अवशोषित होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बच्चा भी बता देगा। और रूट एब्जॉर्ब्स प्लांट। द रूट विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोलोंगेशन ऑफ रेडिकल इज कॉल्ड। तो रेडिकल के प्रोलोंगेशन से जो जड़ डेवलप होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट। हमने एक बात पढ़ी थी, नोट्स पढ़ाते टाइम मैंने बताई थी कि जब सीड का जर्मिनेशन होता है बेटा, ये सीड है, सीड जब जर्मिनेट हुआ तो उसके दो हिस्से बने, इसको क्या बोलते हैं, प्लूमूल, और इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। जब ये रेडिकल वेल डेवलप्ड हो जाता है तो इसको प्राइमरी रूट बोलते हैं। प्राइमरी रूट, प्राथमिक जड़ के ऊपर जो शाखाएं आती है उनको सेकेंडरी रूट कहते हैं, और इसके ऊपर भी जो शाखाएं आती है उनको टर्शरी रूट कहते हैं। समझ में आ गया? तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट। प्राइमरी रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, ये हमने पढ़ा हुआ है। आइए अगली चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं।
फ्रॉम विच जर्मिनेटिंग सीड पार्ट डज द रूट डेवलप, अंकुरित बीज के किस भाग से जड़ विकसित होती है? अभी पिछले डायग्राम में बता दिया, रेडिकल से। यार आप फिर आ गया बेटा रेडिकल, इसी से क्या विकसित होती जड़? हिंदी में कहें तो मूल सिद्धांत सरासर गलत है, मिस प्रिंटिंग है, मूलांकुर बोलना चाहिए, मूलांकुर। तो मूलांकुर से जड़ का विकास होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस पत्ते में पंखुड़ी का अभाव होता है? अब थोड़ा क्वेश्चन की भाषा ऐसी है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स लेक पिटियोल? पिटियोल ये होता है बेटा। तो ऐसी पत्तियां जिसमें पिटियोल या पर्णवृंत नहीं होता उसको हम सेसाइल बोलते हैं, सेसाइल। सेसाइल, सेसाइल का मतलब होता है बिना डंठल वाला। तो देखो आपको क्लियर कट डिफरेंस दिख रहा है, एक पत्ती में पर्णवृंत है, दूसरी पत्ती में पर्णवृंत नहीं है। तो जिसमें पर्णवृंत नहीं है उसे बोलेंगे सेसाइल, और जिसमें पर्णवृंत है पिटियोलेट। अगला, तने की शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? ठीक है, तो शाखा के ऊपर पर्ण विन्यास को हम लोग फाइलोटेक्सी या पर्ण विन्यास कहते हैं। तने की शाखा पर पत्तियों के जमने का क्रम पर्ण विन्यास कहलाता है, जिसको हम अंग्रेजी में फाइलोटेक्सी बोलते हैं। तो अब एक ही बिंदु पर दो पत्तियां आमने सामने आ रही तो उसको बोलते हैं सम्मुख पर्ण विन्यास। एक बिंदु पर एक ही पत्ती, अगले बिंदु पर एक पत्ती, अगले बिंदु पर एक पत्ती, अगले बिंदु पर एक पत्ती, इसको बोलते हैं एकांतर पर्ण विन्यास, एक छोड़कर आ रहा है। और वर्ल्ड मतलब चक्राकार पर्ण विन्यास, ये भी मैंने आपको लेक्चर पढ़ाते समय बताया था, चक्राकार पर्ण विन्यास। तो पर्ण विन्यास के तीन टाइप यहाँ बताए गए। तो आपका करेक्ट आंसर डी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने के प्राथमिक कार्य क्या हैं? व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम आर? तो स्वाभाविक बात है, बियरिंग एंड होल्डिंग ऑफ लीव्स, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, इनकरेज एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स। तो बेटा पहला तो कार्य यही है, पत्तियों को धारण करना और उनको ग्रहण करना, चिपका के रखना। तो ये पहला प्रमुख कार्य है। आगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन डज द रूट हैव? जड़ कितने प्रकार के कार्य करती है? तीन प्रकार के कार्य करती है बेटा जड़। ठीक है, क्या करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, खनिज लवण और जल का अवशोषण करती है। ठीक है, और क्या करती है? होल्डिंग, मतलब सहारा प्रदान करती है, नहीं तो पौधा गिर जाएगा। और क्या करती है बेटा? फूड स्टोरेज, कुछ जड़ें भोजन का संग्रहण करती है। तो ऐसे हमने तीन मुख्य कार्य यहाँ लिखे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इपिडर्मिस बुलीफॉर्म सेल्स ऑकर? ये 3 बार आज ही के लेक्चर में हो चुका है। ऊपरी सतह पर बुलीफॉर्म कोशिकाओं का पाया जाना एक बीज पत्री पत्ती का लक्षण है, मोनोकोट लीफ का कैरेक्टर है। एक बीज पत्री पत्ती, अब यहाँ देखो हिंदी दिया ही नहीं, मोनोकोट मतलब एक बीज पत्री, पत्ता लिख रखा है जबकि पत्ती लिखना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक तने में द्वितीयक फ्लोएम की सबसे पुरानी परत है? तो बेटा द्वितीयक फ्लोएम की पुरानी परत को समझने के लिए पूरा चैप्टर समझा हुआ होना चाहिए। तो हुआ क्या था, कहानी की शुरुआत ये हुई थी बेटा कि आपके कैम्बियम नाम के ऊतक ने, वास्कुलर कैम्बियम नाम के ऊतक ने अपने बाहर की तरफ एक नया फ्लोएम बनाया था। इस नए वाले फ्लोएम को
हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक फ्लोएम। इसी ने अपने भीतर की तरफ एक नया वाला जाइलम बनाया था और उस नए वाले जाइलम को हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक जाइलम। तो नया नया जो है उसका नाम द्वितीयक है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये रहा सेकेंडरी जाइलम। तो बाद में बना सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो पुराना कहाँ चला गया, पुराना बाहर चला गया। पुराने वाले का नाम क्या है, प्राइमरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम बाहर है, किसके बाहर है, द्वितीयक फ्लोएम के। कौन सा एक तने में द्वितीयक फ्लोएम की सबसे पुरानी परत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम इन अ स्टेम, आउटसाइड या आउटवर्ड टू द प्राइमरी फ्लोएम, आउटवर्ड टू द वास्कुलर कैम्बियम। सी आएगा बेटा, नहीं, सबसे पुरानी परत पूछी तो पुरानी तो ये नहीं है, पुरानी तो ये है प्राइमरी। तो सेकेंडरी आउटसाइड, फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम इन अ स्टेम। अच्छा, सेकेंडरी फ्लोएम बोला ही है उसने, खुद नहीं कि द्वितीयक फ्लोएम की सबसे पुरानी परत, तो फिर तो सही है संबंधी कैम्बियन के बाहर, ये ज्यादा करेक्ट आंसर है। द रूट सकर्स आर, जड़ में जो चूषक पाए जाते, चूसने वाले नहीं, या शुद्ध हिंदी में मिस्टेक की गई, उसको चूषक कहना चाहिए, सकर्स चूषक। नए पौधे बनाने के लिए जड़ों से उगने वाले अंकुर, बिल्कुल करेक्ट है, यही आंसर करेक्ट है। कीट जो पौधों की जड़ से पोषक तत्व चूसते, पड़ोसी पौधे की जड़ जो दूसरे पौधों के साथ पानी साझा करती, नए पौधों के भाग जो फलों के नहीं, ए वाला आंसर करेक्ट है 69। आप देख पा रहे हैं कि चूषक क्या है, ये पौधों की जड़ों से निकले पौधे हैं, यहाँ से इनको काट दो और लगा दो तो नया पौधा उग जाएगा। फूल में, पुष्प में नर प्रजनन अंग का क्या नाम होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावर, 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो पुष्प में नर जनन अंग का नाम है बेटा स्टेमन, मतलब पुंकेसर। पुंकेसर को हम लोग नर जनन अंग कहते हैं, पर यहाँ पुंकेसर दिया नहीं होगा, दिया है क्या, एंथर दिया है, ये रहा, पुंकेसर के ही भाग को एंथर बोलते हैं। अब एंथर का हिंदी क्या है, तो जिनको नहीं पता, परागकोश, परागकोश को एंथर बोलते हैं। अगला, ब्रायोफाइट के मुख्य पादप शरीर भाग को क्या कहते हैं। अब ये क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस से बाहर है, क्योंकि हमको ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट है ही नहीं। व्हाट इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट आर कॉल्ड, तो बेटा हम उसको गेमिटोफाइट कहते हैं, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो। ये रहा गेमिटोफाइट, और इस गेमिटोफाइट के ऊपर जो नया विकसित होता है उसका नाम है स्पोरोफाइट। तो गेमिटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट का विकास देखा जाता है ब्रायोफाइटा में। निम्न में से किस ब्रायोफाइटा में थैलॉइड पादप शरीर पृष्ठ आधारीय होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट हैव अ थैलॉइड प्लांट बॉडी दैट इज डॉर्सिवेंट्रल। ये भी हमारे कोर्स का नहीं है, तो लीवर वर्ट में ऐसा देखा गया है, लीवर वर्ट में, तो लीवर वर्ट में ऐसा पत्ता होता है और उस पत्ते के ऊपर स्पोरोफाइट विकसित होता है। एक मादा जननांग आर्चिगोनियम होता है, नर जननांग एंथ्रिडियम होता है, और इस चौड़े भाग का नाम है थैलस। विच ऑफ पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट, ये मैंने कई बार पढ़ाया। तो पौधे के अंदर जो अंडाशय होता है वह निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। तो पौधे का अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। ये देखो ओवरी दिया, लेकिन शुद्ध हिंदी में दिया ही नहीं अंडाशय। तो अंडाशय जो है
वह विकसित होकर पौधों में फल बनाता है। तो ये आपने देखे कि इस चैप्टर के कितने सारे बहुत अलग अलग एस्पेक्ट के क्वेश्चन यहाँ आए हुए हैं। और अगर हमने रेगुलर क्लासरूम ज्वाइन कर रखा है तो हमको ज़रूर ऐसे प्रश्नों के जवाब आएंगे, हमारे आंसर भी सही जाएंगे। इसी प्रकार आप इन वीडियोस को देखते रहिए। इन वीडियोस को देखने से हो सकता है कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगले वीडियो में हम और अगले चैप्टर को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।